Hi, this is me, Rashid Ali Malik, and today my topic is third article of Islam. तो थर्ड आर्टिकल ऑफ इस्लाम ज़कात है और आज हम ज़कात को डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनके जो मेन पॉइंट्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना क्लास जो है वो बाकायदा स्टार्ट करते हैं ज़कात से। तो सबसे पहले जो है ना इसका ऑर्डर याद रखना है कि ये थर्ड आर्टिकल ऑफ इस्लाम है। अमूमन हमें ये याद होता है कि कलमा फ़र्स्ट नंबर पर है, कलमे के बाद नमाज है, ठीक है, और नमाज के बाद काफ़ी लोग इसको रोज़े को याद रखते हैं कि नमाज के बाद रोज़ा है, जबकि ये गलत है। यहाँ पर ज़कात आना चाहिए एंड रोज़ा फोर्थ पे है और उसके बाद फिफ्थ पे हज पे है, ठीक है। तो फिफ्थ हज हर किसी को याद है, फर्स्ट भी याद है, जो बीच वाली जो सीक्वेंस है वो तकरीबन उलट होती है या गलत याद की होती है अमूमन हमने। अच्छा, एक और जो है इसके अंदर प्रॉब्लम है कि हमारे जहन में ये होता है कि ज़कात जो है वो फर्स्ट रमज़ान को दी जाती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने की है कि ज़कात कब फ़र्ज़ होती है, जब हम किसी चीज़ के मालिक बन जाते हैं और उसको एक साल मुकम्मल होता है, ठीक है। वो चाहे फिर आज की डेट है और आज की तो आप मालिक बने हैं तो आपको 12 महीने बाद और 355 दिन के बाद आपको इस दिन देनी होगी। अंग्रेज़ी साल में 365 दिन होते हैं, इस्लामिक साल में 355 दिन होते हैं। तो इस तरह जो है आप ये सबसे पहले जो है अपनी गलतफ़हमी दूर करें और उसके बाद हम नीचे इनकी मेन पॉइंट्स भी डिस्कस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि एज़ वन ऑफ द 5 पिलर्स ज़कात इज़ रिलीजियस ड्यूटी फॉर मुस्लिम्स टू मीट नेसेसरी क्राइटेरिया ऑफ वेल्थ। इट इज़ मैंडेटरी charitable contribution often considered to be tax. The payment and disputes on zakat have played a major role in the history of Islam. तो ये एक जनरल सी पॉइंट्स लिखी हुई हैं, जो मेन हमारी एग्ज़ाम के हवाले से पॉइंट्स हैं वो नीचे हैं और उनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ज़कात का मतलब होता है, ज़कात वर्ड का मतलब है कि टू प्यूरीफाई, पाक करना, अपने माल को साफ़ करना। अब ये हम यहाँ पे मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा जो एग्ज़ाम के हवाले से भी और साथ ही साथ कुछ इन्फॉर्मेशन उनके रिलेटेड भी बताऊंगा, क्योंकि हमें तकरीबन ये चीज़ें रट्टा लगी होती हैं लेकिन इनको डिटेल में हमें नहीं मालूम होता। तो साथ ही साथ मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देता जाऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको एग्ज़ाम के हवाले से किसी भी टेस्ट में हवाले से जो ज़कात के क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको बताता जाऊँगा। तो ज़कात वर्ड का मतलब है कि टू प्यूरीफाई, पाक करना, साफ़ करना। और उसके अलावा ये थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम है। थर्ड मतलब आर्टिकल जो इस्लाम के बुनियादी रुकन है उनमें ये थर्ड नंबर पर आता है, ये भी याद रखना है। और उसके अलावा ज़कात मेंशन्ड अलॉन्ग विद नमाज इन कुरान 22 टाइम्स। अच्छा, ज़कात और नमाज का जो ज़कात और नमाज का जो ज़िक्र आया दोनों का, वो 22 टाइम्स आया है। ये इम्पोर्टेंट सवाल है और ये पास पेपर से लिया गया है और इस तरह के सवाल बहुत आते रहते हैं कि ज़कात और नमाज का जो है वो कितनी दफ़ा ज़िक्र आया है कुरान पाक में। तो 22 टाइम्स ज़कात और नमाज के साथ, ज़कात का नमाज के साथ 22 टाइम्स ज़िक्र आया है। और उसके अलावा वर्ड ज़कात अक्कर्स इन कुरान फॉर 32 टाइम्स। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है और दोनों कंफ्यूज करने वाले सवाल हैं कि वर्ड ज़कात जो है वो 32 दफ़ा कुरान पाक में आया है और उसके अलावा नमाज और ज़कात जो है वो 22 टाइम्स आए हैं। अब ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और दोनों रिपीटेड हैं, पास्ट पेपर्स में रिपीटेड हैं। तो उनमें से ये मैंने दोनों सवाल लिए हैं और इसको अच्छे से याद रखना है कि 32 टाइम्स कब है ज़कात एंड नमाज, और ख़ाली वर्ड ज़कात जो है वो 32 टाइम्स है। एंड उसके बाद ज़कात इज़ अ ट्रेजर ऑफ इस्लाम, इट इज़ सेइंग ऑफ होली प्रॉफिट। तो हज़रत वसल्लम ने ज़कात के बारे में क्या कहा है कि ट्रेजर ऑफ इस्लाम, यानी ख़जाना है ये इस्लाम का। तो एक ये आप वसल्लम का जो कहावत है, कहा गया है, वो भी याद रखना है। और उसके अलावा इन 2 हिजरी द रेट एंड मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज़कात वाज डिटरमाइंड एट मदीना। तो 2 हिजरी के अंदर जो है ना ये हमारे पर फ़र्ज़ हुई, उसी के अंदर हमें पता चला कि कैसे ज़कात देनी है क्या। अच्छा, उसके अलावा एक बात याद रहे कि जो नमाज है वो सिर्फ़ नबवी में फ़र्ज़ हुई है, बाकी नमाज के बाद ज़कात, ठीक है, और उसके अलावा रोज़ा एंड उसके अलावा हज, तो ये सारे जो हैं हिजरी में फ़र्ज़ हुए हैं। ज़कात जो है वो 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुई है, रोज़ा भी 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ है, हज जो है वो 9 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ है। लेकिन एक नमाज है जो कि 10 नबवी या 11 नबवी, काफ़ी जगहों पे 10 नबवी आता है, काफ़ी जगहों पे 11 नबवी आता है। तो आपने मेन जो है वो 10 नबवी याद रखना है, लेकिन बाकी सारे हिजरी में होते हैं, ठीक है, फ़र्ज़। अब यहाँ पे थोड़ा सा हिजरी, नबवी
और हमारा जो ईसवी कैलेंडर है उनके बारे में मैं बता दूं, क्योंकि इनके बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। और इवन जब मैंने इसको डिटेल में नहीं पढ़ा था तो मुझे खुद भी इनके ऊपर कन्फ्यूजन होती थी कि हिजरी क्या है, नबवी क्या है और ईसवी साल क्या है। तो आज मैं डिटेल में आप लोगों को बताता हूँ और इनका डिफरेंस। तो यहाँ पे मैं पहले तो तीनों कैलेंडर जो है वो मेंशन करता हूँ। हिजरी, उसके अलावा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AD, और इसके अलावा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नबवी। ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए थे तो उस वक्त जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाजिल नहीं हुई थी। जब हमें छोटी क्लासों में और बच्चों को जब हम भी पढ़ाते हैं, और उसके अलावा फिर छोटी क्लासेस में हमने भी पढ़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 साल की एज में थे तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नबूवत का मतलब हुई, और पहली वही नाजिल हुई, सूरह अलग की 5 आयतें नाजिल हुई। ठीक है। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली नबूवत, यानी फर्स्ट नबवी जो है स्टार्ट हुई। लेकिन उस वक्त ईसवी साल कौन सा था? 610 AD, यानी 610 AD थी ईसवी साल, जो कि आज 2021 चल रहा है। तो 2021 चल रहा है तो 610 AD था उस वक्त, और फर्स्ट नबवी थी। ठीक है। अब ये ऐसे ही सवाल है और ये पास पेपर का सवाल है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ईसवी साल जो है कौन सा था जब पहली नबवी थी? तो 610 AD एंड फर्स्ट नबवी। तो उस वक्त हिजरी थी 0। अब हिजरी क्या होता है? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में रहे तो मक्के में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले 3 साल जो है छुप के जो है तबलीग की। उसके बाद फिर जो है एक पहाड़ पर चढ़ के कहा कि तबलीग की, और आप बताया कि मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ, और सारा कुछ जो है माजरा बताया। लेकिन फिर वहाँ के लोग दुश्मन हो गए और तरह तरह की तकलीफ़ें पहुँचाने लगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ से तंग होकर 2 हिजरतें की। हिजरत हबशा 615 AD के अंदर की। ठीक है। तो वहाँ पे भी जगह ना मिली आप वसल्लम को, और उनके जो कंपेनियन थे उनको भी। फिर आप वसल्लम ने 616 AD के अंदर एक और हजरत हबशा की, सेकंड। उसके अंदर भी वहाँ पे जो है क्रिश्चियन एक हुक्मरान था जिसने जगह नहीं दी। उसके अलावा फिर आप वसल्लम ने एक हिजरत ताइफ की तरफ भी की, जहाँ पे आप वसल्लम को पत्थर लगे और उसके अलावा बहुत सी तकलीफ़ें आई। तो आप वसल्लम ने आखिर जो है तंग आकर जो है मदीने की तरफ जो है हिजरत की। तो मदीना में जब हिजरत की तब से हमारी स्टार्ट हुई हिजरी। ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट नोट करने का है कि जब आप सब ने हिजरत की मदीने की तरफ, तो हिजरत के वक्त नबूवत का कौन सा साल था और उसके अलावा AD कौन सा साल था? ठीक है। जिस वक्त हिजरत स्टार्ट की तो उस वक्त AD था 622। ठीक है। उसके अलावा नबूवत का कौन सा साल था, यानी नबवी कौन सी थी? 13 नबवी थी। एक बात याद रहे, ये 2 पॉइंट्स अलग हैं। उसके अलावा पहले व्हीकल तो होते नहीं थे, ना गाड़ियाँ होती थी, ना कारें होती थी, ना इस तरह जहाज़ होते थे, तो लोग पैदल सफ़र करते थे तो टाइम लग जाता था। तो जब आप सल्लम बिल्कुल जाके मदीना में पहुँचे और हिजरा कैलेंडर स्टार्ट हुआ तो उस वक्त नबवी थी 14, यानी 14 नबवी थी। उसके अलावा AD साल यानी ईसवी साल था 623। ठीक है। अब ये मैंने मुख्तलिफ आप लोगों को 8 सवाल बताएं, अगर आप लोगों ने नोट किए हों, नहीं किए तो मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। 610 AD यानी ईसवी साल 610 था, तो आप वसल्लम के ऊपर वही नाजिल हुई। उस वक्त आपको हुई फर्स्ट नबवी। ठीक है। उस वक्त हिजरी नहीं थी, क्योंकि आप वसल्लम ने जब मक्के की तरफ हिजरत की तब से ही स्टार्ट हुआ जो है हिजरा। तो हिजरा कैलेंडर तो उस वक्त था ही नहीं, क्योंकि आप वसल्लम मक्के में थे। तो हिजरा कैलेंडर कब स्टार्ट होता है? 14 नबवी, यानी नबूवत का 14वां साल है, तो पहली हिजरी है। उसके अलावा फिर AD साल 623 AD है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स और याद रखनी है कि जिस वक्त हिजरत स्टार्ट की तो उस वक्त AD साल था 622 AD, और उस वक्त नबवी जो साल था नबूवत का वो 13वां साल था। तो ये 8 मुख्तलिफ सवाल हैं और पास पेपर से लिए गए हैं, आप लोगों ने ऐसे याद रखना है। और इसके अलावा एक बात और मैं आप लोगों को इसके अंदर ऐड करता जाऊँ। काफ़ी जो मेरी वीडियो को ये देखेंगे, मेरी वीडियो को, उसके अंदर जो है वो मुझसे ज़्यादा इल्म भी रखते होंगे, क्योंकि मैं मुफ्ती या आलिम नहीं हूँ। मैं एग्ज़ाम पॉइंट के हवाले से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन और चीज़ें बता रहा हूँ, और पास पेपर से चीज़ें निकाल के आप लोगों को बता रहा हूँ। तो मेरी चीज़ों के अंदर अगर आप लोगों को कुछ डिफेक्ट नज़र आए, या कोई फ़ाल्ट नज़र आए, या कोई गलती नज़र आए, तो वो आपके हिसाब से गलती होगी, लेकिन वो मेरे हिसाब से गलती नहीं होगी। वो इस वजह से क्योंकि मैं आप लोगों को वो चीज़ पढ़ा रहा हूँ जिससे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। कि जो तनाज़े वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पे बयान भी कर देता हूँ, ताकि आप लोगों के ज़हन में ये बात हो कि मैंने ये बातें क्यों बोली हैं। क्योंकि अगर आप देख सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि पहली वही कब नाज़िल हुई, तो वो सबको मालूम है। मैंने अभी पहले भी बताया था कि 610 AD में।
लेकिन अगर कुरान पाक की बात होती है कि कुरान पाक कब से कब तक जो है मुकम्मल किताब की फॉर्म में हमें मतलब नाज़िल हुआ, तो वो 609 से लेकर 632 एडी तक, ठीक है? आपकी बुक्स में भी यही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे तनाज़े वाली बात क्या है कि 610 एडी, ठीक है? पहली वही नाज़िल हुई, तो कुरान पाक 609 से 632 में कैसे हो गया? अब इसकी डिटेल के अंदर हम नहीं जाएँगे। अब हमने यहाँ पे पॉइंट याद रख लेना है कि 610 एडी में पहली वही नाज़िल हुई। ये मार्क्स वाले लेने वाले सवाल हैं। हम यहाँ पे डिस्कस में नहीं जाएँगे, डिस्कशन में, कि आप किताबें खोल के मुझे भी बताएँ और आप भी देखें। आप बेहतर है कि आप वो भी इन्फॉर्मेशन याद रखें, असली इन्फॉर्मेशन क्या होती है। लेकिन मार्क्स लेने वाली कम अज़ कम आपने है ना इन्फॉर्मेशन अच्छे से याद रखनी है। अब यहाँ पे तज़ाद वाला एक सवाल ये है कि 609 एडी के अंदर और 632 एडी तक, यहाँ तक जो है वो कुरान पाक नाज़िल हुआ। तो ये एक तनाज़े वाली बात है। और उसके अलावा अगर आप नमाज की बात करते हैं कि नमाज कब फ़र्ज़ हुई, तो एक जगह पे लिखा हुआ आता है 10 नबवी, ठीक है? और एक जगह पे लिखा होता है 11 नबवी। पाकिस्तान की बेहतरीन वेबसाइट है pakmcqs.com, जहाँ पे एमसीक्यूज़ डेली बेसिस पे और अच्छे से अपलोड होते हैं। वहाँ पे 11 नबवी लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे 10 नबवी लिखा हुआ है, ठीक है? आप लोगों ने दोनों याद रखने होते हैं। अब यहाँ पे भी जो है ना हिस्ट्री के अंदर तनाज़ा है। अब यहाँ पे जो मसला है आता है वो ये चीज़ आती है कि जो मौर्रिख़ हैं यानी लिखने वाले राइटर, बुक्स के जो ऑथर हैं ना, वो लिखने वाले अपने हिसाब से लिखते हैं। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे कि साल का 8वां महीना चल रहा है तो वो उसको पूरा साल काउंट कर लेते हैं। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि मौर्रिख़ जो हैं, लिखने वाले राइटर जो हैं, ऑथर हैं, को साल का कोई चौथा या 5वां महीना चल रहा होता है तो वो चौथा 5वां महीने को स्किप करके वो पूरा साल ही जो है ना पीछे से कर देते हैं। यानी कि ये मौर्रिख़ के लिखने से थोड़ा-सा फ़र्क आता रहता है। और उसके अलावा जो मैं चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ, इसके अंदर जो डिफ़रेंस आते हैं वो बिल्कुल होंगे, लेकिन मैं जो आप लोगों को पॉइंट्स बता रहा हूँ वो बिल्कुल एग्ज़ाम के हवाले से और जो मार्क्स लेने के हवाले से। एंड आगे चलते हैं और मैं अपना लेक्चर को भी कंटिन्यू करता हूँ। तो अ, हम पहुँचे थे कि 2 हिजरी में जो है ये ज़कात फ़र्ज़ हुई और मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया कि कैलेंडर हिजरा नबवी और ये, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा काफ़ी। अच्छा, द खारिज वाज़ लैंड टैक्स वाज़ ओरिजिनली पेड ओनली बाय नॉन मुस्लिम। तो नॉन मुस्लिम जो है ना वो मुसलमानों की ज़मीन पे जो रहते थे पुराने दौर में, बल्कि आज तो भी है ही नहीं ये सिस्टम। तो नॉन मुस्लिम एक एक टैक्स पेड करते थे जिसका नाम था खारिज, लैंड टैक्स, यानी कि ज़राई ज़मीन का टैक्स जो है वो पेड करते थे, लैंड टैक्स। तो उसको कहते थे हम खारिज। अच्छा, उसके अलावा अलगरमैन मीन्स डेप्टर, ठीक है? अलगरमैन उसको कहते हैं जो डेप्टर्स है। और ज़कात की जो है ना वो 2 टाइप्स है, ये ज़बरदस्त है। तो ज़कात की टाइप्स वाला सवाल भी काफ़ी आता रहता है, तो ये याद रखना है। तो 2 टाइप्स कौन-सी हैं? अभी वो भी डिस्कस करते हैं। ज़कात वाज़ मेड ऑब्लिगेटरी इन 2 हिजरी। तो ज़कात जो है वो 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुई। और उसके अलावा ज़कात की यूटिलाइज़ेशन का जो हमें पता चलता है वो कुरान पाक की किस सूरत में? सूरह तौबा में, ठीक है? तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, पास पेपर से लिया गया है कि ज़कात के बारे में किस सूरत में आया गया है, तो वो सूरह तौबा में आया है। अच्छा, द रेसिपिएंट मस्ट नॉट बिलॉन्ग टू योर इमीडिएट फैमिली, यानी ऐसा ना हो कि ज़कात जो है वो आप अपने ही घर की फैमिली के किसी को दे दें। फॉर एग्जांपल जैसे आप अपनी हस्बैंड अपनी वाइफ को दे दें, चलो अपने घर में ही माल आएगा, ऐसा नहीं है। ना अपने बेटे को दे सकते हैं, ना अपनी अपनी मतलब औलाद को दे सकते हैं, ना अपने माँ-बाप को दे सकते हैं, ठीक है? और उसके अलावा एक और 2 पॉइंट्स हैं वो भी याद रखने हैं कि ज़कात मस्जिद को नहीं लगती। मिसाल के तौर पे आप ज़कात का पैसा निकाल के मस्जिद की कंस्ट्रक्शन में लगा दें या मस्जिद की कोई चीज़ बनवा दें, तो वहाँ पे भी ज़कात नहीं लगेगी। और एक और बात कि सैयद यानी हाशमी ख़ानदान से कोई हो, उसको भी आप ज़कात नहीं दे सकते। एक बात इसके अंदर मैं और आप लोगों को बता दूं कि ज़कात जब भी दी जाती है किसी शख्स को, उसको बता के दी जाती है कि ये ज़कात के पैसे हैं, क्योंकि क्या पता वो ज़कात का मुस्तहिक ना हो, आपको उसका हुलिया ऐसा नज़र आ रहा हो कि ये गरीब है, लेकिन वो गरीब ना हो और आप उसको ज़कात समझ के दे रहे हैं और वो ऐसे ही समझ रहा हो कि ये मेरी हेल्प कर रहा है, ठीक है? तो आपने जब भी ज़कात के पैसे देने हैं, आपने अगले को बता के देने कि ये ज़कात के पैसे हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं कि टाइप्स ऑफ ज़कात। ज़कात की 2 टाइप्स हैं। एंड नंबर 1 है ज़कात अल माल। ज़कात अल माल इज़ द क्लीनिंग ऑफ वेल्थ दैट इज़ डन थ्रू द एनुअल डोनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ पर्सन इनकम टू चैरिटी। अच्छा, ज़कात जो है
वो एक तो है ज़कातुल माल, यानी कि आप जो साल के बाद ज़कात देते हैं अपने परसेंटेज के हिसाब से, यानी 2.5% होती है ज़कात, ये याद रख लेंगे 2.5%, यानी 2.5% जो है आपको ज़कात पेड करना होती है। आगे चल के डिस्कस करेंगे कैसे और किस तरह किन चीज़ों पे देते हैं। तो जो है एक तो ज़कात वो होती है जो आप अपनी जायदाद पे, उसके अलावा प्रॉपर्टी पे, पैसों पे देते हैं, ठीक है। एक ज़कात होती है ज़कातुल फ़ितर, जो कि छोटी ईद के ऊपर हम फ़ितरा देते हैं, जिसे आम ज़ुबान में हम फ़ितरा भी कहते हैं। वो जो है एक छोटी ईद पे हम अमाउंट देते हैं, या मतलब खाना देना होता है जितने घर के फ़र्द हैं उतना, और वो कितना, किस हिसाब से, वो 2.5 केजी यहाँ पे मैंने लिखा है, लेकिन पॉइंट पहले रीड कर देता हूँ, फिर मैं आप उसको डिटेल में बताता हूँ कि एवरी अडल्ट मुस्लिम हु परचेज्ड फूड इन एक्सेस ऑफ देयर ओन नीड्स मस्ट पे मिनिमम ऑफ 2 गदास एन ओल्ड मैयर equaling just over 2.5 kilograms of flour, wheat, barley or rice from each person in a household। तो आपके घर में जितने भी फ़र्द हैं ना, आपने उसको जो है उसका 2.5 केजी एक पर्सन का। अब वहाँ पे मतलब खाने बताए गए हैं, किस खाने के मुताबिक, या आटा या गंदम या जौ या उसके अलावा चावल, इनकी प्राइस के मुताबिक, या ये चारों में से किसी एक के प्राइस के मुताबिक 2.5 केजी, यानी एक पुराना एक बर्तन होता था जिससे हम नापते थे, वो आजकल के दौर में 2.5 किलो के बराबर है। यानी 2.5 किलो आपने जो है या चावल का या गंदम का या जौ का, इसका जो है आपने हिसाब लगाना है, और आपके घर के जितने भी फ़र्द हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका इतना फ़ितरा बनेगा, जो कि आपने ईद उल फ़ितर की नमाज़ अदा करने से पहले देना होता है। अब यहाँ पे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुन लें, आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना याद रखना है कि 2 टाइप्स की ज़कात हैं। एक है ज़कातुल माल, एक है ज़कातुल फ़ितर। ज़कातुल माल जो है वो 2.5% दी जाती है एनुअल। अच्छा, ज़कातुल फ़ितर जो है वो आपने खाना या खाने के पैसे देने होते हैं, वो भी 2.5 किलो के हिसाब से। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं और उसमें डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम निसाब। ज़कात का निसाब क्या होता है, यानी आप ज़कात कैसे हमारे पे जो है ना हम दे सकते हैं, यानी हमारे पास कितना माल होना चाहिए, कितनी चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो ना कि ज़कात जो है वो जो जिनके पास जानवर होते हैं, उनको पर भी ज़कात लगती है, तो लेकिन वो जानवर कितने होने चाहिए, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अगर आपके पास 5 ऊँट हैं तो आप साहिब निसाब है, यानी आप ज़कात दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास 4 ऊँट हैं तो आप ज़कात नहीं दे सकते। और उसके अलावा अगर 5 ऊँट हैं तो फिर आपने क्या देना है, यानी 1 बकरी का बच्चा आप लोगों ने देना है, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास 10 कैमल हैं तो फिर आपने 2 बकरी के बच्चे देने हैं। अगर आपके पास 15 कैमल हैं तो फिर आपने 3 बकरी के बच्चे देने हैं। अगर आपके पास 20 कैमल हैं तो फिर आपने 4 बकरी के बच्चे देने हैं। अगर आपके पास 25 कैमल हैं तो फिर आपने 1 ऊँट का बच्चा, या ऊँटनी समझ लें, वो आपने ज़कात में हर हाल में देनी है। अगर आप नहीं देंगे तो अल्लाह ताला आपसे उसे डबल ले लेगा, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, ये था कैमल का। अब नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉइंट जो इम्तिहान के हिसाब से ये थी इन्फॉर्मेशन। अब इम्तिहान के हिसाब से सिर्फ़ आपने ये याद रखना है कि कैमल जो है ना 5 होने चाहिए, तभी आप साहिब निसाब होंगे। अच्छा, बकरियाँ क्या होता है कि बकरियाँ अगर आपके पास 40 हैं कम अज़ कम, तो फिर आपने 1 बकरी का बच्चा देना होता है। इसी तरह अगर आपके पास 39 या 38 है तो आप साहिब निसाब नहीं हैं, आप नहीं दे सकते। एक बात याद रहे कि ज़कात अगर आप साहिब निसाब हो गए तो आपने मिनिमम जितनी बताई गई है उतनी तो देनी ही देनी है, उससे कम नहीं देनी। अच्छा, अगर आप अपनी मर्ज़ी से सखावत करके ज़्यादा देते हैं गरीबों में तो आप दे सकते हैं, लेकिन कम नहीं देना। आपने हैसियत से बढ़ के, मतलब अगर आपकी हैसियत है। अच्छा, ज़कात ऐसे भी है कि अगर आप लाज़मी है साहिब निसाब हैं तभी देंगे। अगर आप साहिब निसाब नहीं हैं तो आप नहीं दे सकते, आपके ऊपर गुनाह नहीं होगा। लेकिन आप साहिब निसाब हो गए, अगर आपने ज़कात ना दी तो फिर आपके ऊपर गुनाह होगा, और अल्लाह ताला आपसे निकलवाएगा ज़रूर। वो फिर किसी और हिसाब से निकलेगा, लेकिन निकलेगा ज़रूर अगर आप उसको ज़कात नहीं निकालेंगे अपने माल में से। अच्छा, उसके बाद भैंसें कितनी होनी चाहिए? 30 भैंसें होनी चाहिए, गाय, और उसके अलावा भैंस कितनी होनी चाहिए? 30, ठीक है। तो फिर साहिब निसाब हो गए, यानी ये हो गया कि जिनके पास माल होता है तो वो कितनी जो है उसके ऊपर ज़कात दे सकते हैं। उसके बाद आते हैं उशर। तो उशर का मतलब होता है 1/10, ठीक है। एक तो 10वां हिस्सा, और दूसरी बात ये है कि उशर भी एक ज़कात है जो कि हम अपनी ज़मीन, यानी जो खेती बाड़ी का काम करते हैं उसकी जो प्रोडक्शन होती है उसके ऊपर एक ज़कात होती है, जिसे कहते हैं उशर।
अच्छा, उशर को हम 10% यानी अच्छा उशर जो होता है ना वो 10% होता है। वैसे गोल्ड की ज़कात या माल पे पैसे पे कैश पे होती है 2.5%। ठीक है, ये याद रखना है, मेन पॉइंट है। अगर आपने एग्रीकल्चर आपकी एग्रीकल्चरल जो ज़मीन है मतलब उसके ऊपर आपने एक मतलब ज़कात देनी है तो वो फिर होगी आपकी 10% जिसे उशर कहते हैं। अब उशर भी होते हैं 2 किस्म के। बाज़ लोगों की ज़मीनें होती हैं कुदरती पानी से आबाद और बाज़ लोगों की ज़मीनें होती हैं ट्यूबवेल के पानी से, आर्टिफ़िशियल पानी से आबाद होती हैं। तो जो ज़मीनें आपकी आर्टिफ़िशियल पानी से आबाद होती हैं, उसके ऊपर आपका होता है 1/20th यानी 5% आपने देना होता है उशर, ठीक है? 5% किसके ऊपर? जो आर्टिफ़िशियल यानी कि ट्यूबवेल का पानी आप समझ लें, उसके ऊपर 5% देना होता है। और जो नेचुरली यानी कि बारिश के पानी से आबाद होती हैं, उसके ऊपर 10% उशर देना होता है। तो अब उट उशर की भी 2 किस्म होगी, एक आर्टिफ़िशियल ज़मीन पे, एक नेचुरल मतलब जो आबाद हैं आपकी उस पे, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट पे खुम्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे खुम्स है 1/5 यानी 5वां हिस्सा, ठीक है। अब ये 5वां हिस्सा क्या है कि आप कोई मिसाल के तौर पे पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो चीज़ें मतलब मादनियात आपकी या उसके अलावा आपके पास जो ऐसा कोई पुराने ज़माने में ख़जाना वगैरह हो, पुराने ज़माने ज़मीन के अंदर दफ़न कर देते थे या समंदरों में आज भी समुद्रों के अंदर कोई चीज़ ऐसी आप लोगों को मिल जाए, कीमती चीज़ जिसकी बहुत ज़्यादा मालियत हो या आपको मादनियात यानी जैसे बलूचिस्तान हमारे सूबे पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारी मादनियात है, ऐसी कोई आपके हाथ लग जाती हैं, तो उसके ऊपर फिर आपने जो ज़कात देनी होगी ना वो होगा खुम्स। खुम्स का मतलब होता है 5वां हिस्सा, ठीक है? तो उसके ऊपर आप लोगों को देनी होगी ज़कात, उसका नाम है खुम्स। तो ये यहाँ पे पॉइंट सिर्फ़ ये याद रखना है कि खुम्स मीन्स 1/5 1/5 और ये मादनियात पे यानी जो माइनिंग वाली जो चीज़ें होती हैं यानी मादनियाँ ज़मीन के नीचे से जो आपको मिली चीज़ें आपके हाथ आ गई तो आप उन्हें उसका माल के ऊपर ज़कात देनी होगी, उसका नाम है खुम्स। अच्छा, उसके अलावा मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि ज़कात जो है वो 32 टाइम्स है, ये मैंने पहले ही बता दिया था। उसके बाद है कि ज़कात प्रोड्यूस ऑन माइनस 1/5 देखें यहाँ पे मैंने वही लिखा कि ज़कात जो है वो माइनस के ऊपर कितनी है 1/5 यानी कि खुम्स ही है, ये इसको खुम्स ही कहते हैं। उसके बाद आर्टिफिशियल के ऊपर जो है ज़कात वो 1/20 या 5% ये मैंने पहले ही बता दिया था। उसके बाद है हमारे पास गोल्ड, कि गोल्ड जो है वो 7.5 तोला जो है होना चाहिए सोना, कि आप उसको जो है ज़कात पे कर सकते हैं। और उसके अलावा चांदी कितनी होनी चाहिए? 52.5 तोला चांदी होनी चाहिए। तो आपको आप साहिब निसाब हैं यानी आपको फिर ज़कात देनी होगी। अब एक बात याद रहे कि बिलफ़र्ज़ आपके पास सोना 7 तोला है, 7.5 नहीं है तो फिर आप ज़कात नहीं दे सकते। अगर आपके पास 7.5 तोला है और आपने ज़कात फिर लाज़मी देनी है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट पेज पर। अच्छा, इसके ऊपर है कि हेड्स ऑफ ज़कात के ज़कात किसको दी जाती है? पहले तो ये है कि आपने यहाँ पे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है कि 8 हेड्स ऑफ ज़कात हैं, यानी 8 लोगों को हम ज़कात दे सकते हैं, ठीक है? ये इनफ है, इतना ही आता है, लेकिन मैंने नीचे लिखे हैं और एक-एक को एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि किन लोगों को आपने ज़कात देनी है। नंबर 1 पर आता है फ़कीर या पुअर। अब ये फ़कीर या पुअर वो शख़्स होता है जो आपको नज़र आ रहा होता है, हुलिये से पता चल रहा होता है, उसकी शक्ल से पता चल रहा होता है कि ये फ़कीर है, गरीब है, आप उसको पैसे दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है कि दूसरे नंबर पे द नीडी और मिस्कीन, यानी वो शख्स जो सफ़ेदपोश होते हैं, यानी मुँह से नहीं माँगते, ना हाथ आपके सामने फैलाते हैं, लेकिन उनको ज़रूरत होती है और ये बहुत मुश्किल से ढूँढने जाते हैं और आपके इर्द-गिर्द मौजूद होते हैं, आपको पता नहीं चल रहा होता। लेकिन इन शख्स को आप लोगों ने ढूँढ कर आपने खुद देनी होती है। उनके हालात कुछ ऐसे होते हैं, वो माँगते नहीं हैं, लेकिन वो जो है उनको ज़रूरत होती है, तो उनको मिस्कीन कहा जाता है, उनके ऊपर भी ज़कात फ़र्ज़ है, उनको दी जा सकती है। और उसके अलावा थर्ड नंबर पे न्यू कन्वर्ट्स, यानी जो दो नया-नया इस्लाम कबूल करता है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो पीछे सारों को छोड़ कर आता है, तो उसे ज़रूरत होती है माल की, तो उसको भी हम दे सकते हैं ज़कात। उसके अलावा है टू फ्री स्लेव्स। अब ये पुराने ज़माने में ये होता था कि मुसलमान जो है ना, वो ग़ुलाम होते थे और ग़ुलाम ख़रीद किए होते थे यहूदियों ने या काफ़िरों ने, तो उनसे मुसलमानों को हम आज़ाद करने के लिए ज़कात देकर ख़रीद कर हम उनको आज़ाद करवा सकते थे। लेकिन ये आजकल के दौर में कहाँ पे यूज़ हो सकता है, मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाली ज़कात के पैसे आजकल के दौर में ये वहाँ पे यूज़ हो सकते हैं
मिसाल के तौर पे मेरी किसी से दुश्मनी चल रही है और मैंने झूठे केस के अंदर उसको अंदर भी करवा दिया है। जहाँ हालाँकि उसके ऊपर केस बनता नहीं है, जैसे हम एक-दूसरे के ऊपर झूठा केस बनवा के उसको अंदर करवा देते हैं, और जबकि पता है सबको कि ये इनकी दुश्मनी चल रही थी और इसने झूठा केस करवा के इसको अंदर करवाया है। तो अब वो बेचारा इतना मिस्कीन और इतना गरीब है कि वो उसके पास पैसे ही नहीं है कि ज़मानत करवा के बाहर आ जाए या जो है वो उस जेल में से छूट जाए। तो उस सूरत में हम ये पॉइंट यहाँ पे यूज़ करके ज़कात दे के किसी गरीब की मदद कर सकते हैं, यानी कि कैद से छुड़वा सकते हैं। उसके बाद है कि इन कॉज़ ऑफ अल्लाह फ़ी सबीलिल्लाह, यानी फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में भी आप दे सकते हैं ऐसे ही। अच्छा, उसके बाद है फॉर ट्रैवलर्स, मुसाफ़िर। अब ये जो मुसाफ़िर और ट्रैवलर्स वाला पॉइंट है, ये ऐसे है कि जैसे कोई सफ़र में जा रहा है और उसकी कोई जेब कट गई है, पॉकेट जो है वो कट गया है, उसके अंदर पैसे थे बट उसके अंदर सारी चीज़ें थी, एटीएम कार्ड्स वग़ैरह भी चले जाते हैं। तो उस वक़्त वो शख़्स, चाहे वो कितना ही मालदार क्यों ना हो, उसके पास पीछे कितनी ही ज़मीनें क्यों ना हो, कितना ही कुछ क्यों ना हो, अगर वो उस वक़्त उसके जेब में कुछ नहीं है, यानी कि वो ज़कात का उस वक़्त मुस्तहिक़ है, उसको हम पैसे दे सकते हैं। और उसके बाद आता है आमिल, 7 नंबर पे द कलेक्टर ऑफ ज़कात। यानी हमारे छोटे शहरों में तो ऐसा होता है कि हम ये ढूँढ के ज़कात खुद ही लोगों को दे देते हैं, गरीबों को। लेकिन जो बड़े-बड़े शहर हैं या बड़े-बड़े मतलब कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि ये ज़कात जो है उनके लिए एक ऑर्गनाइज़ेशंस बनी होती हैं, उनके लिए एक मतलब वो बने होते हैं कि आप अपने पैसे उनको दे दें, वो खुद ही लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इस तरह की बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस और उसके अलावा इस तरह की होती हैं। तो उनको जो वहाँ पे जो काम करने वाले शख्स होते हैं, पैसे कलेक्ट करके फिर आगे गरीबों को जो तक़सीम कर रहे होते हैं, तो उनको आमिल कहा जाता है, यानी कि वो भी एक गरीब ही होते हैं। आप ज़कात के पैसे उनको भी दे सकते हैं। और उसके अलावा ये है कि टू हेल्प समवन हेल्प पे डेब्ट, यानी आप किसी का कर्ज़ चुकवाने के लिए भी आप ज़कात दे सकते हैं। बिलफ़र्ज़ किसी ने बेचारे ने अपनी बेटी की शादी के लिए कर्ज़ लिया है और बेटी की शादी कर दी और फिर वो कर्ज़ पे नहीं कर पा रहा, और मतलब जो जिससे कर्ज़ लिया है वो उसको बहुत तंग कर रहा है, और आप लोगों को मालूम है कि ये बेचारा बिल्कुल ही मिस्कीन और गरीब है, इसने कर्ज़ लिया है अपनी बेटी की शादी करने के लिए। तो आप उसको उस मुसीबत से निकालने के लिए ज़कात के पैसे दे सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और बात पॉइंट मैं ऐड कर दूँ, ये थे मेरे एग्ज़ाम के हवाले से पॉइंट, और उसके साथ मैंने डिटेल में आप लोगों को जो है एक्सप्लेन किया वन बाय वन करके। अच्छा, एक बात और है कि अगर आपके पास पैसे मौजूद हैं, कैश, ठीक है? हर बंदे के पास ना गोल्ड नहीं होता, हर बंदे के पास चाँदी नहीं होती, हर बंदे के पास गाय, भैंस वग़ैरह नहीं होती, लेकिन पैसे तकरीबन होते हैं हर शख़्स के पास। अब आप लोगों के ज़हन में ये घूम रहा होगा कि बिल-फ़र्ज़ मेरे पास 50,000 हैं, तो मैं ज़कात दूँ या ना दूँ? किसी के पास 1 लाख है, मैं ज़कात दूँ या ना दूँ? अब इस कंडीशन में हमें कैसे पता चलेगा कि पैसों पे ज़कात कितनों पे लगेगी मिनिमम? मैंने आप लोगों को जानवरों का भी बता दिया, मैंने आप लोगों को लैंड का भी बता दिया, मैंने आप लोगों को जो है गोल्ड का भी बता दिया, लेकिन पैसों का नहीं बताया। वो मैं पैसों का भी बता देता हूँ आप लोगों को कि ज़कात जो है, वो जब आपके पास कैश हो, तो कैश आपने रिलेट करनी है गोल्ड के साथ नहीं, कैश आपने रिलेट करनी है चाँदी के साथ। यानी गोल्ड और चाँदी में कम रेट होता है चाँदी का। तो आज के मौजूदा दौर में लेट्स सपोज़ आप लोग वीडियो मेरी आज देख रहे हैं, आपकी जो भी डेट हो, आप उस वक़्त चाँदी का रेट देखें, 52.5 तोला कितना बन रहा है। अगर बिल-फ़र्ज़ इस वक़्त बन रहा है चाँदी का 49,000, लेट्स सपोज़ है, ये मिसाल है। चाँदी का रेट बन रहा है 52.5 तोला का 49,000। आपके पास 50,000 पड़े हुए हैं, तो आपने ज़कात देनी है, 2.5% इसमें से निकाल के देनी है। लेकिन आपके पास 48,000 या 40,000 मौजूद हैं, यानी आपके पास 52.5 तोला चाँदी के बराबर पैसे नहीं हैं, तो फिर आपने ज़कात नहीं देनी है। यानी अपने पैसे को कंपेयर करना है चाँदी के साथ, फिर आपने 2.5% ज़कात लाज़मी सूरत देनी है। अच्छा, एक बात याद रहे, बाज़ लोग ज़कात के इन मसलों में बहुत ही जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि जिस घर में रह रहे हैं क्या उनके ऊपर ज़कात है? किसी के पास अल्लाह ताला का दिया होता है, कार वग़ैरह भी होती है, तो कार पे ज़कात है या नहीं है?
तो अब आप एक बात याद रखें कि जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आप मतलब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उस पर ज़कात नहीं है। यानी कि आप जिस घर में रह रहे हैं, उसकी ज़कात नहीं है। यानी जो गाड़ी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑफ़िस जा रहे हैं, ऑफ़िस से घर आ रहे हैं या उसके ऊपर ज़कात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 2 कारें हैं, एक कार आप अपनी ऑफ़िस में यूज़ करते हैं आने-जाने में घर में, यानी कि आपकी रोज़मर्रा की है, लेकिन आप दूसरी कार जो है एज़ अ टैक्सी यूज़ करते हैं कोई ड्राइवर रख के, तो फिर उसके ऊपर ज़कात आपको देनी है। अगर आपके पास 1-2 बिल्डिंग्स हैं, एक बिल्डिंग में आप रह रहे हैं और दूसरी बिल्डिंग आपने कंप्लीटली रेंट पर दी हुई है, तो फिर जो रेंट पर दी हुई है उससे आप रहे हैं कमा, तो जिसके ऊपर आप कमाते हैं उसके ऊपर आपकी ज़कात होती है, ठीक है? तो इस तरह आपने देनी होती हैं। अच्छा, और एक बात याद रहे कि जो मैंने जानवरों की ज़कात का बताया है आप लोगों को, वो जानवरों की ज़कात जो है कि 40 बकरियाँ हों तो फिर आपने देना होता है, उसके अलावा फिर 5 कैमल हों तो फिर आपने जो है 1 बकरी देनी होती है, ठीक है? इस तरह मैंने आप लोगों को एक निसाब बताया था। तो उसके अंदर भी आप याद रहे कि ये जानवर वो जो नेचुरली घास के ऊपर, यानी जैसे कि लोग जो हैं वो कमर्शियली ख़रीद कर घास नहीं लाते, चारा, ऐसे ही पराई ज़मीनों में घुमाते रहते हैं और खिलाते रहते हैं, या जंगल्स में घुमाते रहते हैं और जानवरों को खिलाते रहते हैं, ये वाली ज़कात लगती है उनके ऊपर। लेकिन एक शख्स है जिसने इतनी सारी भैंसें 30, 40, 50, 60 भैंसें खरीदी हुई हैं, लेकिन बाड़ा खोला हुआ है एक किस्म का। मतलब दूध जहाँ से हम लेते हैं, बाड़ा एक किस्म का खोला हुआ है, लेकिन उसके पास जो है ना सैकड़ों भैंसें हैं। तो उसके ऊपर ये ज़कात नहीं फ़र्ज़ होगी। कौन-सी ज़कात? कि आपने भैंसें देते रहना है। उनके ऊपर फिर आपने उनकी कमाई पे भै देनी होगी। यानी आप उसके दूध में से कमा रहे हैं ना, आप उसके दूध में से कमा रहे हैं, तो फिर आपको दूध के ऊपर देनी होगी। ठीक है? अगर एक शख्स जो है वो भैंसों का कारोबार करता है, यानी भैंसें लेता है, बेचता है, भैंसें लेता है, बेचता है और वो फिर अपनी भैंसों को चराता है नेचुरली घास के ऊपर, तो फिर वो तो उसको जो है ना निसाब के मुताबिक 30 भैंसों पे 1 भैंस देनी होगी। ठीक है? तो इसी तरह अगर आपने वो भैंसें ली हैं कमर्शियल यूज़ के लिए, मतलब आपने जो है उसका दूध बेचना है, तो फिर आपको उसके दूध के पैसों के ऊपर, आपकी जो बचत है उसके ऊपर आपने 2.5% के हिसाब से जो है ज़कात पेड करना होगी। तो ये था मेरा आज का क्लास, जिसके अंदर मैंने तफ़सीली आप लोगों को ज़कात के बारे में बताया और एग्ज़ाम के हवाले से भी मेन पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए, और साथ ही साथ मैंने तफ़सीली आप लोगों को एक बताया कि किस तरह ज़कात पेड की जाती है और किस चीज़ों पे दी जाती है। तो आज का क्लास मेरा कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नए नेक्स्ट डे पर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।